तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है हमें ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि आप जानते हैं सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो यहाँ पे -q एंड +q है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इसके एक्सियल लाइन पे है और इसका सेपरेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज r। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें इसके डाइपोल मोमेंट के टर्म में निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट हमें एक बार डिफाइन कर लेना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन दैट इज यूनिट वेक्टर हमें लगाना होगा। तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ पे सेपरेशन है 2a एंड इसका जो डायरेक्शन होता है, कन्वेंशन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होना चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन को यहाँ पे देखें तो ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ? यूनिट वेक्टर आई कैप। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज q टाइम्स 2a आई कैप। अब देखिए जो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पॉइंट चार्जेस हैं, +q एंड -q। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह के सिस्टम में जिसमें दो या दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस गिवन पॉइंट पे और उसका वेक्टर सम कर देते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, जिसको मैं लिख देता हूँ E+, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसका वेक्टर सम कर देंगे। तो E पॉजिटिव इज, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज k विच इज 1/4πε0 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज। अब देखिए ये डिस्टेंस है r और अगर मैं इसमें a सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा? r - a। तो ये हो जाएगा r - a का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होगा इट इज ऑलवेज अवे। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर रहा है, जो कि किस डायरेक्शन में है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर की जगह आई कैप। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा वो यहाँ पे हमें लिखना है। और पहले मैं डायरेक्शन बता देता हूँ कि नेगेटिव चार्ज है तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज, तो इसलिए ये डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से एक्सप्रेशन होगा k एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय दिस चार्ज एंड s के बीच का सेपरेशन क्या होगा? देखिए ये है a एंड देन r, a एंड r, तो r प्लस a होल स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा? -i कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे k मैग्नीट्यूड ऑफ q और ये i कैप r - a स्क्वेयर प्लस k। अब माइनस ऑफ q का मैग्नीट्यूड और q के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, तो मैं -q को यहाँ पे +q लिख सकता हूँ और ये क्या है? -i कैप होल डिवाइडेड बाई r प्लस a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? k, q एंड i कैप। तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ q i कैप। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? क्या रह गया इस पार्ट में? अगर मैंने ये पार्ट बाहर निकाल लिया तो बचा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई r - a होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन इसमें क्या रह गया हमारा? -1 एंड r प्लस a होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? k मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज i कैप, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम इसमें ले नहीं सकते, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और
जब मैं इस पार्ट को इससे डिवाइड करूंगा तो विल गेट आर प्लस ए का होल स्क्वायर, जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर जस्ट माइनस, एंड जब इस पार्ट से इसको डिवाइड करेंगे विल गेट आर माइनस ए का स्क्वायर, तो आर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1, आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ विल गेट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक है, और इस पार्ट को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर सेम है तो पावर हम लोग अलग से डाल देंगे और बाकी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास है के क्यू आई कैप। अब ये नेगेटिव चार्ज अगर अंदर जाता है, अंदर एब्जॉर्ब करा देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर से कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ar एंड प्लस 2ar क्या हो जाएगा 4ar। ठीक है, तो ऊपर हो गया हमारा 4ar और नीचे क्या हुआ आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, है ना, के क्यू आई कैप 2a इंटू 2r, उस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, उस 2 को यहाँ लिख देता हूँ r होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस ऑफ क्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू 2a, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या है मैग्नीट्यूड है, एंड आई कैप क्या है उसका डायरेक्शन। तो मैं इस मॉडुलस ऑफ क्यू 2a और आई कैप को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 2k, दिस होल पार्ट कैन बी रिटन एज q टाइम्स 2a आई कैप इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। अब ये पार्ट जो है हमारा वो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो मैं 2k p वेक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि p वेक्टर इज q टाइम्स 2a आई कैप। ठीक है, तो 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन अगर हमारे जो डाइपोल शॉर्ट डाइपोल हो अगर, तो शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है कि a इज मच लेस देन r, तो वी कैन इग्नोर r। तो अगर आपकी सिचुएशन में गिवन है कि भाई r इज मच ग्रेटर देन a, तो आर स्क्वायर ऑल्सो मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन से, तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर का पावर 2। इस तरह से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 2kp वेक्टर r अपॉन r की पावर 4। अगर मैं इसको डिवाइड करूं विल गेट r की पावर 3, एक r कैंसिल कर देगा यहाँ पे, तो 2kp अपॉन r की पावर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ गया एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, वो क्या आ गया 2kp अपॉन r3 फॉर शॉर्ट डाइपोल, है ना, सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए ये यूज करेंगे, अदरवाइज दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट नहीं है तो ये वाला एक्सप्रेशन, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट डाइपोल है वो ये वाला एक्सप्रेशन। फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट S, ये हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो यहाँ पे E प्लस वेक्टर इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसका मैं वेक्टर सम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट द सेम पॉइंट S। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव,
दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ, और इसे लिख रहा हूँ ई प्लस, इसका जो मैग्नीट्यूड है इतना होगा और इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली ई नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड ऐसे इस डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है वो एक ऐसे डायरेक्शन में है जो कि ना तो एक्स एक्सिस में है ना ही वाई एक्सिस में है, तो हमें इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्सियल लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल है थीटा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, क्योंकि दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल बन रहे हैं, जिसमें बेस ए है, इसका भी बेस है, हाइट सेम है, एंगल 90, ये 90, ठीक है। तो एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा और थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करूं तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा इसका, इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हमारा थीटा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। तो ई पॉजिटिव जो वेक्टरली अगर लिखेंगे तो इसके कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये किस तरफ डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप लिख देंगे। सिमिलरली साइन थीटा, अगर ये पार्ट, ये जो कंपोनेंट है कॉस थीटा वाला है, तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा ये वर्टिकली अपवर्ड, वो हमारा क्या होगा, साइन थीटा का। तो ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा जे कैप, ठीक है, ओके। तो अब मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पार्ट जो है हमारा वो है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड दिस पॉइंट। अब देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, ये ए है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें बेस हमारा ए है और ये हाइट आर है, तो ये पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया, अब इसका स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इनटू कॉस थीटा माइनस आई कैप एंड अगेन सेम चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 2 साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखूं तो इसको भी हमें कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस थीटा वाला पार्ट जो होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, है ना, इस डायरेक्शन में, और जो साइन थीटा पार्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ई नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इनटू कॉस थीटा माइनस आई कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनटू साइन थीटा एंड माइनस जे कैप, ठीक है बच्चों। अब ई नेगेटिव का एक्सप्रेशन क्या होगा, के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए अगर ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 2, एंड ये जो माइनस है मैंने यहाँ लगा दिया है कॉस ऑफ थीटा आई कैप, एंड यहाँ पे फिर से वही मैग्नीट्यूड के माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर एंड साइन थीटा
और ये जो डायरेक्शन का माइनस है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पे जे कैप, ठीक है। अगर आप कंपेयर करो इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव से, अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए ये जो पार्ट है जे कैप वाला पार्ट, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, यहाँ पे क्या है, के मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस क्यू सेम हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो क्या होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ई नेट मतलब ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है दोनों बिल्कुल सिमिलर है, इसमें भी नेगेटिव के क्यू कॉस थीटा आई कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें भी एग्जैक्टली सेम है, आप देख सकते हो। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इनको किसी एक को डबल कर देता हूँ, दिस प्लस दिस इज डबल ऑफ इधर, तो माइनस 2 के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कॉस ऑफ थीटा आई कैप डिवाइडेड बाई, अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ के क्यू 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड आई कैप। अब देखिए कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में आप देखो तो कॉस थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ, के क्यू 2 कॉस थीटा इज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे क्या है हमारे पास ऑलरेडी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और आई कैप, देखिए क्यू टाइम्स 2a एंड आई कैप, ये एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं इसे p वेक्टर से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर, देखिए यहाँ पे पावर 1 है और इस पे पावर क्या है, हाफ, तो दोनों का पावर ऐड कर दूंगा तो क्या होगा 3/2। तो ये एक्सप्रेशन हो गया माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर आप देखो, अगर ये शॉर्ट डाइपोल है, अगर शॉर्ट डाइपोल है तो ए स्क्वायर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे, और आर स्क्वायर ए स्क्वायर नेग्लिजिबल है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ये पी वेक्टर है माइनस के पी अपॉन आर रेज टू पावर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज माइनस के पी अपॉन आर क्यू। ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। So now I am going to derive expression of electric field due to a short electric dipole at any point around it. Let's say point is S, which is at distance r and at an angle theta with given electric dipole moment vector. ठीक है, तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें पता है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ के पी वेक्टर, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है उसके लिए 2kp अपॉन आर क्यू, ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है, ठीक है। अब इससे दो चीजें क्लियर होती हैं कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो पी वेक्टर एंड ई वेक्टर
आर इन सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट विल बी 2k मैग्नीट्यूड ऑफ P डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया एक चीज, ठीक है। दूसरा, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज -kp वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। और यहां पे p वेक्टर एंड e वेक्टर आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। और जिसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो k p वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग ये दो एक्सप्रेशन को यूज करेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने में, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है इसके दो कंपोनेंट लेंगे। एक तो इस लाइन के अलोंग, ये लाइन क्या है, OS लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी थीटा है और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो थीटा तो क्या रह गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। अगर ये वेक्टर हमारा P है जिसका मैग्नीट्यूड P है ना, P, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा इस लाइन के अलोंग वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा से जब भी रोटेट करते हैं तो क्या होता है, वो साइन थीटा फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं थीटा एंगल से, इस P को थीटा से रोटेट करूं तो ये इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करूंगा, कॉस थीटा फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा P कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमने एक डाइपोल को दो छोटे डाइपोल में ब्रेक कर दिया, एक क्या हो गया P साइन थीटा और एक क्या हो गया P कॉस थीटा। अब इन दोनों, ये जो पॉइंट है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट बन गया और दूसरे डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, ठीक है। तो अब हमने जो पहले एक्सप्रेशन लिखे हैं उसको यहां पे यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग P cos थीटा कंपोनेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये क्या है, एक्सियल पॉइंट है और गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है हमारा, लेट्स से P डैश, दैट इज P cos थीटा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड होता है ट्वाइस ऑफ K, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज P cos थीटा, P cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई R क्यूब, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। सिमिलरली अब इस शॉर्ट डाइपोल P साइन थीटा की वजह से अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो दिस पॉइंट बिकम्स इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पे क्या है, P एंड E अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पे जो P वेक्टर है, P साइन थीटा का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमने यहां पे क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख देना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, K एंड P, मतलब गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज P साइन थीटा, K P साइन थीटा अपॉन R क्यूब, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे के से एंगल जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे बनाएंगे, पहले एक पैरेललोग्राम बना लेंगे,
ठीक है, और यहाँ से जो डायगोनल होगा इस पे, इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट हमारा ये होगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है, लेट्स से ए एंड बी, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो मैं लिख दूंगा एक्सियल के लिए हो गया 2kp कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर, प्लस इक्वेटोरियल के लिए वो क्या है, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसे क्या करेंगे, 4 टाइम्स के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कॉमन चीज़ें क्या है इसके अंदर, के स्क्वायर पी स्क्वायर आर की पावर 6 आर की पावर 6। तो मैं अगर इसे बाहर लेता हूँ तो के स्क्वायर बिकम के, पी स्क्वायर इज पी एंड आर की पावर 6 क्या हो जाएगा, आर की पावर 3, और अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे के आ गया बाहर, पी भी बाहर आ गया और आर की पावर 3 भी बाहर आ गया, तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, के पी अपॉन आर क्यूब। मैं यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया बच्चों, के पी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं थीटा को 0 लिखता हूँ, सपोज करो थीटा इज 0 एंड दूसरा थीटा इज 90। अगर मैं थीटा 0 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 0 इज 1, तो 3 टाइम्स 1 प्लस 1 4 एंड 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। सिमिलरली अगर मैं थीटा को 90 लेता हूँ तो कॉस 90 इज 0, 0 इंटू 3 0 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 दैट इज 1, तो ये क्या हो जाएगा kp अपॉन आर क्यूब। देखिए अगर मैं थीटा को यहाँ पे 90 लिखूंगा तो क्या होगा, थीटा अगर 90 हो जाता तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है बच्चों, अगर मैं इस OS को थीटा के बजाय 90 पे लेता तो ये यहाँ आ जाता, वो क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाता। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होता है एक्सप्रेशन, kp अपॉन आर क्यूब, और अगर मैं थीटा को 0 करता तो ये पॉइंट रोटेट होकर यहाँ आ जाता, जो पहले हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसके एक्सियल पॉइंट पे आ जाता। तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, 2kp अपॉन आर क्यूब। देखिए यहाँ पे आ रहा है, जब थीटा मैं 0 ले रहा हूँ तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो रहा है 2kp अपॉन आर क्यूब में। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा डेरिवेशन आया है इसके अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है, चाहे आप एक्सियल का निकालना चाहें या इक्वेटोरियल का निकालना चाहें या उसके बीच किसी भी पॉइंट का निकालना चाहें, आपको ये एक्सप्रेशन वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, एट एनी डिस्टेंस आर एंड एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है। देखिए अगर मैं इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, ठीक है, कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है OS के साथ ये मान लीजिए इसका रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ tan ऑफ अल्फा, तो इस एंगल के लिए दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वेक्टर इज बेस।
तो ये जो परपेंडिकुलर है वो इसके बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं, और ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, के पी साइन थीटा। तो tan अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, के पी साइन ऑफ थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में tan अल्फा इज परपेंडिकुलर विच इज के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाई बेस दैट इज 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस की जगह 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। अब देखिए आर क्यू कैंसिल कर दिया, के पी एंड पी, तो हमारे पास क्या रह गया 1/2 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा दैट इज tan थीटा। तो यहाँ पे tan अल्फा इज हाफ ऑफ tan थीटा, और यू कैन से अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ हाफ टाइम्स tan थीटा। ये डायरेक्शन आ गया। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों हमने निकाल लिया। तो डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, मैं एक जगह यहीं पे लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है ये के पी अपॉन आर क्यूब टाइम्स 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड एंगल अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ tan ऑफ थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू short electric dipole at any point which is at distance r from the center of electric dipole and at an angle theta with electric dipole moment vector। ठीक है, क्या होता है जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस हैं +q एंड -q, एंड दे आर कनेक्टेड विद अ रिजिड सपोर्ट जिसकी लेंथ क्या है 2a। हमें इसे ऐसे देखना चाहिए कि जब भी कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू +-q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे ये चार्ज प्लेस्ड है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, Q का मैग्नीट्यूड +-q टाइम्स E का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो यहां भी हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये +q एंड -q। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे हमारा जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और इसका जो एक्सप्रेशन होगा Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, है ना, ये हमारा फोर्स हो गया। और सेम फोर्स, इक्वल फोर्स लगेगा लेकिन इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, Q का मैग्नीट्यूड इंटू E का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं Q टाइम्स E, और यहां भी क्या लिख सकते हैं, Q टाइम्स E। अब यहां पे जो नेट फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर वो 0 है, क्योंकि QE फोर्स अलोंग राइटवर्ड एंड QE फोर्स अलोंग लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो यहां पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 होगा, यानी कि ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकता, इसका सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज यहां पे जो दोनों फोर्सेस हैं वो अलोंग द सेम लाइन नहीं है, ये इसकी लाइन अलग है, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है यहां से जा रही है और इसका लाइन ऑफ फोर्स यहां से जा रही है, दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर कॉन्साइड नहीं करते हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना चाहता हूं। तो आपको पता है टॉर्क हमेशा कैसे निकालते हैं, जिस भी फोर्स की वजह से आप टॉर्क निकाल रहे हो वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड टाइम्स
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दैट लाइन ऑफ फोर्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर मैं इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना चाहता हूं तो ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ फोर्स, और इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहता हूं तो मैं यहां से क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या है, QE। तो टॉर्क इज, मतलब टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स इज फोर्स का मैग्नीट्यूड दैट इज QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या है, थीटा। तो अब अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, ये लेंथ निकालना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ 2a, तो क्या लिखूंगा, या तो आप सीधा ऐसे कर लीजिए, 2a को अगर हम 90 माइनस थीटा से रोटेट करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, है ना, या ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा विच इज व्हाट, 2a टाइम्स, क्योंकि 90 माइनस थीटा से रोटेट किया है तो क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है आर परपेंडिकुलर। तो ये टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू, मान लीजिए इस फोर्स को हमने F1 से डिनोट कर दिया और इस फोर्स को F2 से डिनोट कर दिया, तो टॉर्क ड्यू टू F1 इज F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2a टाइम्स साइन थीटा। तो क्या हो गया, Q इंटू 2a इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये टॉर्क ड्यू टू F1 आ गया। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे कि इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, ये जो हमारा फोर्स है F1, उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं जैसे इस स्टाइलर को मैं यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट पे प्रेस करूँ और यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो ये कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो फोर्स की वजह से, जो इस F1 फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, तो जिसकी वैल्यू क्या है, Q टाइम्स 2a E साइन थीटा। अब Q टाइम्स 2a क्या है, P का मैग्नीट्यूड, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, इनटू E इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एंड साइन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉर्क ड्यू टू F1। अब टॉर्क जो दूसरा फोर्स है F2, ये भी टॉर्क लगा सकता है, तो देख लेते हैं। तो अगर मैं वही फंडा लगाऊं, टॉर्क ड्यू टू F2, मैं वही बात करूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू आर परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है वो ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है, तो यहां से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने की वजह से फोर्स चाहे जो भी हो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो दिस फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। वैसे भी कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से जाता है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए ये वाला जो फोर्स है F2 वो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमारे पास जो नेट टॉर्क आ गया, क्या आ गया, टॉर्क ड्यू टू F1। तो नेट टॉर्क इज P का मैग्नीट्यूड E का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसे वेक्टरली लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, वेक्टर P क्रॉस E, बस ये लिख सकता हूं, क्योंकि P क्रॉस E का डेफिनेशन क्या है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, एज वी नो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, विच इज वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B। तो इसको रिवर्स लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड हटा दें तो क्या होगा, P E मतलब P का मैग्नीट्यूड E का मैग्नीट्यूड साइन थीटा को अगर मैं वेक्टरली लिखूं तो क्या लिखूंगा, T मतलब टाउ वेक्टर इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया और ये
मैग्नीट्यूड पार्ट आ गया, P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Let's derive an expression for electric potential energy stored in a short dipole when it is placed in a uniform electric field. जैसा कि हमें पता है जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक टॉर्क एक्सर्ट करता है। ठीक है, और टॉर्क की कोशिश होती है कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपने डायरेक्शन में अलाइन करना। तो जैसे अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो थीटा एंगल पे है, तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश करेगा कि इसे ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन कर दे। ठीक है, तो यहां पे जो टॉर्क एक्सर्ट करता है हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक्सप्रेशन होता है P क्रॉस E। ठीक है, अब अगर मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखूंगा? P दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब जैसा कि हमें पता है कि इस टॉर्क की वजह से हमारा डाइपोल मोमेंट सर्टेन एंगल से सर्टेन एंगल की तरफ रोटेट होता है। तो मान लीजिए कि एक रेफरेंस एंगल थीटा नॉट, रेफरेंस एंगल थीटा नॉट से ये टॉर्क इस एंगुलर पोजीशन से थीटा की एंगुलर पोजीशन, न्यू पोजीशन थीटा पे लेकर आता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? एक तो रोटेशन होगी, और रोटेशन किसकी वजह से होगी? टॉर्क की वजह से, क्योंकि टॉर्क थीटा पे डिपेंड करता है और इस रेफरेंस एंगल से थीटा एंगल पे आने में एंगल वेरी करेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो टॉर्क हो गया वो कैसा हो गया? वेरिएबल हो गया। तो बेसिकली एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज work done by this torque to bring it from reference angle theta naught to theta। मतलब ये कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल पे रखा हुआ है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी? जो टॉर्क का वर्क डन होगा उसे एक रेफरेंस एंगल से थीटा एंगल पे लाने में जितना भी वो वर्क करेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि आपने देख लिया कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन थीटा, ये एक वेरिएबल नेचर का टॉर्क है। तो वर्क डन बाय टॉर्क विल बी टाउ डी थीटा, है ना। रोटेशन के केस में वर्क डन क्या होता है? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये छोटा वर्क डन है तो हमने छोटा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लिया है। ठीक है, अब टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखेंगे, और अगर मैं एक बड़ा चेंज थीटा में, अगर बड़ा चेंज आता है थीटा नॉट से थीटा पे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी डब्ल्यू ड्यू टू टॉर्क, और इधर भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक सर्टेन एंगल थीटा नॉट दैट इज रेफरेंस एंगल से लेकर थीटा एंगल तक, और यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्क डन क्या होगा? 0, एंड यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? W। ठीक है, तो dW का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? W। इनिशियल वर्क डन क्या है? 0, एंड फाइनल W। अब टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है? टॉर्क इज PE साइन ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा नॉट एंगल टू थीटा, राइट। अब P कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है इसलिए E भी कांस्टेंट है, तो मैं इसे PE को बाहर लिख लेता हूं। एंड नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। ठीक है, अब जो साइन थीटा का इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं माइनस वो साइन थीटा का इंटीग्रल का, ठीक है, एंड PE इंटू कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम थीटा नॉट एंगल टू थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया? PE टाइम्स कॉस ऑफ अपर एंगल माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट दैट इज थीटा नॉट। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस
पी ई कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा नॉट। ये क्या हो गया? वर्क डन बाई टॉर्क। ठीक है, तो ये जो वर्क है जो टॉर्क उसके ऊपर कर रहा है डाइपोल के ऊपर, वही वर्क इसके अंदर एनर्जी चेंज में आ जाएगा। मतलब एक्सटर्नल एनर्जी उसके अंदर एड ऑन हो जाएगी ड्यू टू दिस वर्क। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज एन एंगल थीटा माइनस एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट वाज एट एन एंगुलर पोजीशन थीटा नॉट, मतलब चेंज इन एनर्जी को फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा नॉट। मान लीजिए कि एक हमने थीटा नॉट हमारा रेफरेंस एंगल है। जनरली रेफरेंस एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे एनर्जी जीरो होती है। तो मान लीजिए ये वाली एनर्जी जीरो होगी, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थीटा नॉट होगा वो 90 होगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगा, तब इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? जीरो। तो ये जो एनर्जी है इनिशियल एनर्जी एट रेफरेंस एंगल विच इज टेकन एज नेगेटिव 90, तो ये जीरो और यहाँ की एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। लेट्स डिनोट इट बाय यू एट एंगल थीटा माइनस जीरो। तो ये क्या हो गया? यू एट एंगल थीटा माइनस जीरो, दैट इज यू एट थीटा। अब यही रेफरेंस एंगल थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये क्या हो गया? माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा। तो एनर्जी ऑफ द डाइपोल which is placed at an angle theta in external electric field E is minus P cos theta, right? और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे P वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्योंकि P डॉट E इज डिफाइंड एज P का मैग्नीट्यूड E का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ये जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक डाइपोल है, एक शॉर्ट डाइपोल है हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन है 2a। C इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक पॉइंट है विच इज फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, जिसका डिस्टेंस क्या है? उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है r। ठीक है, तो उस पॉइंट का जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, उस पॉजिटिव चार्ज से r1 डिस्टेंस पे है और नेगेटिव चार्ज से मान लेते हैं r2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक आइडिया क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज ऑलवेज एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो यहां पे मेरे पास दो इंडिविजुअल चार्जेस हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो बेसिकली इसका जो बेसिक आइडिया है कि नेट potential due to the system of these two charges is potential due to positive charge plus potential due to negative charge। अब जैसा कि आप जानते हो कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग potential due to a single point charge is written as kq by r, where q is the charge and r is the distance from that point to charge। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा k q। अच्छा, पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? साइन ऑफ द चार्ज इंक्लूड करते हैं, याद रखिएगा। तो के क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r1। सिमिलरली दूसरे नेगेटिव चार्ज की वजह से बात करें तो क्या होगा? के चार्ज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय r2। यहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? r2। ठीक है, हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, लेकिन हमने यहां पे जो एक्सप्रेशन लिखा है r1 एंड r2 के टर्म में लिखा है, तो वी हैव टू रिलेट r1 विथ r एंड थीटा। अगर आप यहां देखें, अगर मैं B से D पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है जहां पे हमें
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो फार पॉइंट है, तो उस फार पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये दो रे क्या करेंगे, हम इन दो रेस को पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं B से लेकर D पे, मतलब इस लाइन पे अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस, है ना। यहां से लेकर B2 फार पॉइंट एंड D2 फार पॉइंट दोनों इक्वल हैं। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं, जैसे ये A है, ये एंगल थीटा है, अगर मैं कॉस ऑफ थीटा लिखूं इस ट्राइंगल के अंदर, तो बेस ठीक है, जिसे जो हमें निकालना है, बेस इज CD, राइट, अपॉन हाइपोटेनस वो क्या है, A। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू A टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। तो ये डिस्टेंस क्या है, A कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं R2 को देखूं, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, C को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं आगे तक और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करें, तो अभी R2 इज मोर देन दिस C2 फार पॉइंट। देखिए C2 फार पॉइंट इतना है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, मतलब ये कि R2 इज ग्रेटर देन R बाई दिस मच डिस्टेंस। और सेम फंडे से, सेम कॉन्सेप्ट से ये आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस है A cos थीटा आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि R1 प्लस A cos थीटा इक्वल टू R। तो R1 की वैल्यू क्या हो गई, R माइनस A cos थीटा। सिमिलरली R2 इज मोर देन R बाई A cos थीटा, तो मैं R2 क्या लिखूंगा, R प्लस A cos ऑफ थीटा। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप कर लिया, जिसमें R1 एंड R2 को हमने इन टर्म्स ऑफ R लिख लिया। अब क्या करना बच्चों, इस R1 एंड R2 को इक्वेशन 1 में रखना है। तो V इक्वल टू K Q R1 इज R माइनस A cos ऑफ थीटा, ये प्लस माइनस माइनस K Q अपॉन R2 विच इज R प्लस A cos थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, K Q कॉमन 1 अपॉन R माइनस A cos ऑफ थीटा माइनस 1 अपॉन R माइनस R प्लस A cos थीटा, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए इनको प्रोडक्ट कर देंगे, तो R A माइनस बी एंड A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ऐसे लिख देंगे, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि R माइनस A कॉस थीटा फैक्टर यहाँ पे है, तो बचा क्या, R प्लस A कॉस थीटा। तो मैं R प्लस A कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस R प्लस A कॉस थीटा फैक्टर यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, R माइनस A कॉस थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करते हो तो हमें क्या मिलेगा, R प्लस A कॉस ऑफ थीटा माइनस R प्लस A कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे R एंड माइनस R कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है, K Q A cos थीटा इज 2A cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्योंकि R इज मच ग्रेटर देन A, तो हम यहाँ पे A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा फैक्टर को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डाइपोल है क्या है, शॉर्ट डाइपोल है। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन A स्क्वायर, और अगर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दें तो ये और छोटा हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं K Q टाइम्स 2A इंटू कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइड बाय, मैं यहाँ पे A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा फैक्टर को इग्नोर कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए Q टाइम्स 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो KP cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विच इज R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर
एंड एट एंगल थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं के पी वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेट्स फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी शॉर्ट डाइपोल के लिए किसी जनरल पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस एंड थीटा एंगल पे है, तो उसका एक्सप्रेशन होता है के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे इसी पॉइंट को एक्सियल पे लाना हो तो मुझे इसे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस रोटेशन के प्रोसेस में थीटा रिड्यूस होता जाएगा और अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो बस थीटा को हमें क्या करना है, इसमें 0 से रिप्लेस कर देना है। तो के पी कॉस ऑफ 0 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया सिंपली के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक एक्सियल पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव एंड पे। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो एक्सियल पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। ठीक है, उस एंड पे जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे के पी अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली मान लीजिए कि हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जो एक्सियल लाइन पे ही है बट इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज के एंड में। तो हमें इस पोजीशन वेक्टर को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ आ जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। तो इधर किसी पॉइंट पे जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है उसका पोटेंशियल हो जाएगा के पी कॉस ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये जगह माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन विच इज नियर टू नेगेटिव चार्ज इज माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मुझे किसी ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जो कि इक्वेटोरियल प्लेन पे है, तो ये प्लेन एक ऐसा प्लेन जो सेंटर ऑफ डाइपोल से पास कर रहा हो और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इस तरह का प्लेन। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हमारा ये जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन होगा वो क्या होगा, ये हमारा होगा वाईजेड प्लेन। क्या होगा, वाईजेड प्लेन। ठीक है, तो इस वाईजेड पे इस वेक्टर को लाने के लिए हमें यहां से क्या एंगल बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहां से अगर इसको मैं ऐसे रोटेट करूं इस प्लेन पे लाने के लिए, तो अल्टीमेटली जो ये पोजीशन वेक्टर है यहां से डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट, किसी भी ऐसे पॉइंट जो इस प्लेन पे लाई करेगा, उसका जो पोटेंशियल होगा इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पे जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90। तो कॉस ऑफ 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पोटेंशियल क्या हो गया यहाँ पे, 0। तो किसी भी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन विल बी 0। किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल इस शॉर्ट डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। हम ये कह सकते हैं कि दिस प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस या फिर प्लेन। ठीक है।